टीना काफी मोटी थी, जो कि अपने ओवरवेट से काफी ज्यादा परेशान थी। इसीलिए वो ज्यादातर अपने घर में रहना ही पसंद करती थी। अतुल नाम का एक लड़का उसके बचपन का दोस्त था। उसे टीना के ओवरसाइज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही एक दिन वो उसके घर आता है और टीना से बोलता है, टीना, ये सब क्या नाटक है? तुम भूल गई क्या कि आज हम दोनों को मेगा आंटी के लिए शॉपिंग करनी थी? मुझे सब याद है। और तुम्हें पता है, आज वहाँ मेरा फेवरेट टीवी स्टार हिमांशु आने वाला है। अगर उसने मुझे ऐसे ओवरसाइज में देख लिया तो मैं नहीं जाऊंगी। हद करती हो यार, कौन सा वो तुम्हें जानता है? और तुम्हारी मम्मी के बर्थडे से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो हिमांशु हो गया। टीना उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती, पर अतुल जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और दोनों मॉल में जाकर शॉपिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक भगदड़ होने लगती है और एक भीड़ जमा हो जाती है। उसी भीड़ को देखकर अतुल एक आदमी से बोलता है, ये भीड़ क्यों जमा हो गई? अरे तुम्हें नहीं पता, हिमांशु जी आए हैं, द मोस्ट फेमस टीवी स्टार। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हिमांशु को देखते ही टीना भीड़ के अंदर एक जगह पर खड़ी होकर उसे देखने लगती है कि तभी हिमांशु की नजर टीना पर पड़ती है और वो उसके पास आकर उससे बोलता है, तुम बहुत सुंदर हो। अगर तुम्हारा ओवर साइज थोड़ा कम हो जाए तो सबको तुम्हारी सुंदरता दिखेगी, जैसे मुझे दिखी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद टीना अतुल को वहीं अकेला छोड़कर भागती हुई घर लौटती है और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। साथ ही वेइंग मशीन पर अपना वेट भी करती है। उसका वेट 95 केजी होता है, जिसे देखकर वो खुद से बोलती है, मैं अपना वेट कम कैसे करूं? वो खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अतुल आ जाता है और उसे देखकर टीना बोलती है, अतुल, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो तुम कितने मोटे थे और मैं कितनी स्लिम थी, लेकिन आज सब उल्टा हो गया है। आज तुम इतने हॉट और डैशिंग हो और मैं ओवरसाइज। टीना, हमें इंसान के अंदर की सुंदरता को देखना चाहिए, बाहरी सुंदरता को नहीं। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई मोटा पतला या छोटा है? इंसान का बस दिल साफ होना चाहिए। पर मुझे पतला होना है, बाकी लड़कियों की तरह हॉट दिखना है। इतना बोलकर वो उसे हिमांशु के बारे में बताती है, जो कुछ भी हिमांशु ने उसे कहा था। अतुल एक दोस्त होने के नाते उसकी पतले होने में उसकी मदद करता है। साथ ही वो उसको मन ही मन चाहता भी था, लेकिन कभी उसे बोल नहीं पाया था क्योंकि टीना हिमांशु को पसंद करती थी। तो वहीं टीना पतली होने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती है, जैसे कि योग करना, जिम जाना, एक अच्छे डाइट प्लान को फॉलो करना। कड़ी मेहनत के बाद टीना का वजन 95 केजी से फाइनली 50 केजी हो जाता है और वो हिमांशु की अगली फिल्म की फीमेल लीड रोल का ऑडिशन देने के लिए मुंबई जाती है। टीना को देखकर हिमांशु उसे पहचान जाता है और अपनी अगली फिल्म के लिए टीना को चूज कर लेता है। साथ ही उसके पास जाकर बोलता है, कहा था ना मैंने कि तुम स्लिम होने के बाद और भी खूबसूरत लगोगी। मैं आपको अभी तक याद हूँ। हिमांशु की आंखों को जो चीज एक बार पसंद आ जाती है ना, वो उसको कभी नहीं भूलता। उसकी ये बात सुनकर टीना बहुत खुश हो जाती है और घर जाते ही अतुल को गले लगाकर उससे बोलती है, अतुल, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा। पर ऐसा क्या हो गया जो तुम आज इतनी खुश हो? तुम्हें वो दिन याद है जब हिमांशु ने मुझे पहली बार मॉल में देखा था? हाँ हाँ याद है, पर उस दिन का आज से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है बुद्धू, उसे अभी भी मैं याद हूँ। और तुम्हें पता है उसकी नेक्स्ट मूवी की हीरोइन कौन है? कौन? वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। इतना बोलकर वो खुशी से अपने फोन में हिमांशु की फोटो निकालकर उसे अपने गले से लगा लेती है। ये सब देखकर अतुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अगले दिन टीना अपने काम के लिए निकल जाती है और अपनी शूटिंग स्टार्ट करती है। शूटिंग खत्म होते ही कभी वो हिमांशु के साथ डिनर पर जाती तो कभी शॉपिंग पर। अब टीना अतुल से दूर होने लगी थी तो वहीं हिमांशु के पास आने लगी थी। देखते ही देखते
टीना और हिमांशु एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और टीना इन सब में अपने सबसे अच्छे दोस्त अतुल का बर्थडे भूल गई थी। और जब वो लेट नाइट अपने घर पर आती है तो अपने कमरे में अतुल को अपने सामने देखकर वो उससे बोलती है, अरे तुम यहाँ, वो भी इस टाइम? हाँ, तुम्हारा वेट कर रहा था, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें मेरे यहाँ होने की खुशी नहीं है। क्यों? अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, कुछ दिनों से काम इतना ज्यादा है कि मैं खुद को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अच्छा, हम कल बात करते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। अच्छा सुनो, जाते जाते प्लीज दरवाजा बंद कर जाना। टीना का ये रूप देखकर अतुल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ये वही टीना है जिससे वो प्यार करता है। तो वो जाते जाते टीना से कहता है, टीना, वो तुमसे नहीं, तुम्हारी ऊपरी खूबसूरती से प्यार करता है। और देख लेना, तुम जिस दिन थोड़ी सी भी पहले की तरह हो गई ना, तो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद टीना अपने कमरे का दरवाजा बंद करके गुस्से में खुद से बोलती है, मुझे हिमांशु पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। इतना बोलकर वो सो जाती है और अगले दिन एक बार फिर से अपने काम पर जाती है, जहाँ उसको एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑफर मिलता है। लेकिन उसके लिए उसे ओवरसाइज होना पड़ता है। उसके पास आया इतना बड़ा ऑफर देखकर वो उस फिल्म को साइन कर देती है और एक स्लिम गर्ल से एक बार फिर से ओवरसाइज गर्ल बन जाती है, जिसके बाद हिमांशु उससे दूर रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो जब उसके घर जाती है तो वहाँ हिमांशु को किसी लड़की से बातें करता हुआ सुन लेती है। मुझे टीना से कोई प्यार नहीं है। हिमांशु इस चीज के लिए बना ही नहीं कि किसी से सच्चा प्यार करे और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना सके। और जब से वो मोटी हुई है ना, तब से तो मुझे वो एक आंख भी नहीं भाती। हिमांशु की ये बात सुनकर टीना पूरी तरह से टूट जाती है और अतुल के घर जाती है, जहां उसकी बहन से उसे पता चलता है कि अतुल ने ये शहर छोड़ दिया है। ये सुनकर वो कुछ दूर जाकर एक बेंच पर बैठकर अतुल को याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसके आंसुओं को साफ करके उससे बोलता है, मुझे याद कर रही थी? हाँ, पर तुम तो। मैं कहीं नहीं गया था, मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था, बस इसलिए मेरे बोलने पर उसने तुम्हें झूठ बोला। मुझे माफ कर दो अतुल, तुम बिल्कुल सही कहते थे। हिमांशु मुझसे प्यार नहीं करता। जब तक मैं स्लिम थी तब तक वो मुझसे अट्रैक्ट होता रहता था, और अब जब मैं मोटी हो गई तो बस उसका सारा प्यार बह गया। पर मुझे तुमसे और तुम्हारे ओवरसाइज से प्यार है, और मुझे तुम्हारे ओवरसाइज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पर कब से? तब से जब से तुमसे मिला हूँ। इतना बोलकर अतुल उसे अपने दिल की सारी बातें बता देता है, जिसके बाद टीना भी उसे खुशी खुशी अपना लेती है। कुछ ही समय के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी को 1 साल बीत जाता है। इसी बीच अतुल और भी ज्यादा ओवरसाइज और टीना वापस से स्लिम हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शीनू अपने पति के लिए रसोई में उसका फेवरेट खाना बना रही थी, जिसकी खुशबू सूंघकर उसका पति प्रीतम कहता है, आहा, मेरे मलाई कोफ्ते की लाजवाब खुशबू आ रही है। शीनू, तुम्हारे हाथों में जादू है, मैं तो उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। आप भी ना प्रीतम जी, आपको पता है मोहन भी ऐसे ही कहता है मुझे। अरे, अपने उस गधे भाई का नाम मत लो, जब भी उसका नाम सुनता हूँ ना, मेरे सारे कामों का सत्यानाश हो जाता है। देखिए, आप मेरे भाई के बारे में ना ऐसे मत बोलिए। आपको पता है ना वो कितना प्यार करता है आपसे और मुझसे। देखा है उसका प्यार कितना प्यारा है, जब भी आता है साला परेशान कर देता है। आप मेरे भाई को गाली दे रहे हैं? लो कर लो बात, साले को साला नहीं कहूँ तो क्या गधा कहूँ। चलो अब जल्दी खाना खिला दो मुझे। शीनू खाना परोस ही रही होती है कि तभी बहुत जोरों शोरों से प्रीतम के घर के बाहर से आवाज आती है और फिर डोरबेल बजती है। दोनों बाहर देखने जाते हैं तो पता चलता है कि मोहन आया है, वो भी अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर और एक ढोल बजाने वाले को भी। उसे देखते ही शीनू हाथ फैलाकर उससे बोलती है, भाई तू। देखा प्रीतम जी,
मेरा भाई आ गया। कैसी हो दीदी और मेरे प्यारे जीजा जी? हे भगवान, आपने इस जल्लाद को मेरे घर फिर से क्यों भेज दिया? अरे साले साहब, अचानक कैसे आना हुआ? बस क्या बताऊं मेरे प्यारे जीजा जी, आप दोनों की बहुत याद आ रही थी और सबसे ज्यादा तो आपकी। हाँ हाँ, सब पता है क्यों आया है। मेरे पैसे खर्च करवाने के लिए ना। अरे दीदी, जीजा जी आप यहीं खड़े रहोगे क्या? नाचिए, मैं ढोल वाले लेकर आया हूँ। अरे इनसे मिलो, ये माय डियर जीजा जी हैं। मोहन के ऐसे बोलते ही वो दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले आता है और 5-6 लोग प्रीतम को उठा उठाकर हवा में उछालने लगते हैं कि तभी प्रीतम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उतरकर उनसे कहता है, पागल हो क्या तुम सब? ये क्या कर रहे थे? भाइयों, जीजा जी को दोबारा करके बताओ कि तुम सब क्या कर रहे थे। ए, पागल है क्या गधेड़े? देख ले शीनू तेरे भाई को। मेरे प्यारे जीजा जी, ये मेरे प्यार करने का तरीका है। तुम्हारे प्यार के चक्कर में मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। अरे आप भी ना, आते ही मेरे भाई के पीछे पड़ गए। भाई चलो अंदर, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। इतना बोलकर वो उसे अंदर ले जाती है जहाँ तीनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी खाने को देखकर मोहन बोलता है, वाह दीदी, आपको पता था क्या कि मैं आने वाला हूँ? इसलिए आपने मेरी फेवरेट मलाई कोफ्ता पहले से ही बनाकर तैयार रखी है। अरे भाई, ये तो तुम्हारे जीजा जी के लिए बनाए थे। अरे शीनू ने मेरे लिए बनाया है। तूने क्या फोन करके बताया था हमें कि तू आ रहा है? पता नहीं मेरी चीजें इसे क्यों पसंद आती हैं। कुछ बोला क्या जीजा जी आपने? नहीं नहीं, खाना खाओ। वैसे तू कितने दिन के लिए रहने आया है यहाँ? अरे जीजा जी, दिन नहीं 1 महीने के लिए अपनी दीदी और जीजा जी के साथ रहने आया हूँ। इतना बोलकर सभी एक साथ खाना खाते हैं। अगले दिन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही होती है, जिसके बाद मोहन कहता है, रहने दीजिए जीजा जी, आपके बस की बात नहीं है, आप हार जाएंगे। मैं और तुझसे हारूंगा? साले साहब, खुली आंखों से सपने देख रहे हो आप। ऐसी बात है तो पंजा लड़ाकर दिखाइए मुझसे। अगर मुझे हरा दिया तो मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, और अगर आप हारे तो आप मेरी सारी बात मानोगे। इतना कहते ही दोनों एक टेबल पर बैठकर पंजा लड़ाने लगते हैं, जिसमें कभी प्रीतम जीतने वाला होता है तो कभी मोहन का हाथ उसके जीजा जी पर भारी पड़ता है और चीटिंग करके मोहन आखिरकार प्रीतम को हरा ही देता है। जिसके बाद प्रीतम बोलता है, ये तो चीटिंग है। आप मान क्यों नहीं लेते कि आप मेरे भाई से हार गए हैं? चलिए अब उसकी बात मानिए। देखिए जीजा जी, अब आप मुझसे हार चुके हैं और आप क्या करोगे? हाँ, आप मेरा फोन ठीक करवा दीजिए। वो क्या है ना, कल पानी में गिरने की वजह से चल नहीं रहा है। बस मौका चाहिए इसे मेरे पैसों को चूना लगाने का। अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा ये। मोहन करा दूंगा ठीक। इतना बोलकर वो अगले दिन उसका फोन ठीक करवा देता है और मोहन से बदला लेने के लिए प्रीतम के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो उसके लिए एक जाल बिछा कर रखता है। जैसे ही मोहन कमरे में आता है, दरवाजा खुलते ही मोहन के ऊपर कलर वाला पानी गिर जाता है। ये देखकर प्रीतम उस पर जोर से हंसता हुआ कहता है, अरे रंगीला, तू तो पूरा ही गीला हो गया रे। ओह, तो ये आपका कारनामा है? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। जैसे ही प्रीतम आगे बढ़ता है, उसी पानी में वो भी फिसल जाता है। जिसके बाद मोहन उस पर हंसते हुए कहता है, जीजा जी, आप तो गिर गए। मैंने कहीं सुना है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद ही उसमें गिर जाता है। तुझे तो मैं देख लूंगा। अभी उठा मुझे। मेरी कमर टूट गई। प्रीतम के ऐसा कहने पर मोहन उसे कमरे तक कंधे के सहारे ले जाता है और डॉक्टर को बुलवाकर दवाई दिलवाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक मोहन का एक डीलर उससे पैसे लेने के लिए उसके पास आता है और पैसे ना होने की वजह से वो प्रीतम को कहता है, जीजा जी, मैं एक मुसीबत में हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। इन्हें पेमेंट करनी है सामान की और मेरा सारा पैसा तो भोपाल में है, तो 1 लाख रुपए की पेमेंट आप ही कर दो ना। बस इतनी सी बात? तू रुक, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। बस एक कॉल करके ही मेरा दोस्त ले आएगा। थैंक यू जीजा जी। अरे भाई, अब और कितनी देर लगेगी पेमेंट लाने में? बस 2 मिनट लगेगी, आता ही होगा जीजा जी का दोस्त। अरे भाई, कितनी देर लगेगी? बस 2 मिनट यार, वो आने ही वाले हैं। ऐसे ही 2-2 मिनट करते हुए मोहन को पूरे 3 घंटे हो जाते हैं
और उसका डीलर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे भाई ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारे 2-2 मिनट करते 3 घंटे हो गए। जीजा जी, आपका वो दोस्त कब आएगा? उसको बोलो थोड़ा जल्दी आ जाए। बस 2 मिनट में आता ही होगा, अभी 2 मिनट पहले ही फोन करके बताया है। तभी वहाँ पर प्रीतम का दोस्त विकी आता है और जेब में से एक लिफाफा निकालकर मोहन के हाथों में दे देता है, जिसे छूकर मोहन कहता है, जीजा जी, ये क्या है? 1 लाख की गड्डी तो लग नहीं रही इसमें, बड़ा पतला लिफाफा है। ये पैसे नहीं है, ये तो ट्रेन की टिकट है। क्या अब मैं पैसे लेने भोपाल जाऊं? जी, जाना तो पड़ेगा। ठीक है तो चला जाऊंगा। वाह जीजा जी वाह, 1 लाख तो दिए नहीं, ऊपर से टिकट करवा दी। तूने क्या समझा था कि इस बार तू मुझे लपेटे में ले लेगा? नहीं बेटा, जैसे हर शेर पे 1.25 शेर होता है ना, वैसे ही मैं तुझ पर हूँ। वाह जीजा जी, आपने क्या सेटिंग बिठाई है। हाँ वो तो है। तो चलो निकलो, ट्रेन के जाने का वक्त हो रहा है। टाटा साले साहब। हाँ हाँ जीजा जी, जा रहा हूँ मैं। सही खिल गए इस बार आप, लेकिन अगली बार के लिए तैयार जरूर रहिएगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। इस तरह मोहन और प्रीतम के बीच की तकरार बनी रहती है। मोहन हमेशा उसके पैसों का चूना लगाता है, लेकिन इस बार प्रीतम मोहन को टोपी पहना देता है और मजबूरन मोहन को वहाँ से जाना पड़ता है। साथ ही इस तरह प्रीतम अपने साले के जाने के बाद खुशी से अपने घर में रहता है और कहता है, लो जी, चला गया मेरी बीवी का भाई, अब मजे करूंगा। दीप्ति अपनी बहन अंकिता के देवर आदर्श को मिस कॉल मारती है। आदर्श उस मिस कॉल को देखकर जल्दी से बाहर जाकर उससे बोलता है, अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? ओहो, अभी भैया भाभी सामने खड़े हैं। अच्छा, तो भैया भाभी से डर लगता है? मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा तो बता दो ना फिर दीदी और जीजू को हमारे बारे में। बस आरती की शादी हो जाने दो, फिर देखना। अच्छा अभी मैं फोन रखता हूँ, भाभी बुला रही हैं। आदर्श फोन रखकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि अंकिता उसके पीछे खड़ी है। उसको अपने सामने देखकर आदर्श की हवा टाइट हो जाती है और वो डरते डरते अपनी भाभी से बोलता है, भा से आगे भी बोलिए देवर जी, क्या हुआ? मुझे देखकर आपकी जुबान हलक में ही रह गई क्या? बोलिए क्या बोलना है? नहीं भाभी जी, वो तो बस। वो तो क्या देवर जी? देखिए देवर जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, अब मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये बात सुनते ही वो अपनी भाभी के पैरों में गिर जाता है और उससे बोलता है, आप मेरी अच्छी भाभी, प्यारी भाभी है ना? प्लीज भाभी, अभी भैया को कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। पर बात क्या है? और आप आरती की शादी के बाद किसको और क्या दिखाने वाले हैं? अपनी भाभी की ये बात सुनते ही आदर्श समझ जाता है कि अंकिता ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी। आदर्श तुरंत खड़ा होकर अपनी भाभी से बहाना मारता है और उसे बोलता है, वो भाभी, अभी कुछ दिन पहले भैया ने मुझे एक बाइक दिलाई थी ना, वो मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी तक नहीं देखी है, तो वो बस एक दिन के लिए मांग रहा था। अरे अभी शादी का घर है, भला अभी बाइक कैसे दे सकते हैं? यही तो भाभी, तभी तो मैंने मना कर दिया और बोला आरती की शादी के बाद देख लियो। अच्छा भाभी, आप भैया को मत बताना, वरना आपको तो पता ही है, खामखा भैया मेरे दोस्त पर गुस्सा होने लगेंगे और साथ ही साथ मुझ पर भी। अच्छा हुआ जो आपने खुद मना कर दिया, और मैं आपके भैया से भी कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा अब जल्दी से चलो, लड़के वालों को भी हल्दी देकर आनी है। आदर्श बात को संभाल लेता है और अपनी भाभी के साथ हल्दी लेकर लड़के वालों के घर जाता है, जिसके बाद वो उन्हें हल्दी देकर अपने घर आने लगता है। तभी आदर्श अपनी भाभी से बोलता है, वैसे भाभी मैं क्या बोल रहा था कि परसों आरती की शादी है और आपके घर से अब तक कोई नहीं आया, ऐसा क्यों? क्या देवर जी, आज सुबह ही तो बताया था कि घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं। पर भाभी दीप्ति तो घर में ही है ना, वो भी अकेली, ऐसे अकेली लड़की घर में, आप समझ रही हो ना भाभी। आप उसको ही बोलो कि एक दिन के लिए यहीं आ जाए, इसी बहाने वो आपसे भी मिल लेगी और आपकी भी काम में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? बोल तो आप सही रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं आज ही जाकर उसको यहाँ ले आता हूँ। आज? पर कल उसका एग्जाम है, तो आप कल शाम में जाकर उसको ले आना। जैसा आप कहो भाभी। आदर्श घर आकर जल्दी से अपने रूम में जाता है
और रूम की कुंडी लगाकर दीप्ति को फोन करके बोलता है। मेरे पास मेरी दीप्ति के लिए एक सरप्राइज है। वो क्या? सरप्राइज बताया नहीं जाता, बस कल होने का वेट करो। अरे पर कुछ तो बताओ। दीप्ति के बार बार पूछने पर भी आदर्श उसे कुछ नहीं बताता और अगले दिन दीप्ति अपने कॉलेज का एग्जाम देकर जैसे ही कॉलेज के बाहर से निकलती है तो उसके सामने आदर्श अपनी कार लेकर खड़ा होता है। इसी के साथ साथ उसके हाथों में बुके भी होता है और वो उससे बोलता है। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आदर्श जाओ यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। तो क्या हुआ, देख लेने दो सबको। वैसे भी मैं यहाँ कोई छुप कर थोड़ी ना आया हूँ, भाभी ने खुद मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं मेरी जान, सब सच है। ओ आदर्श, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये सब जानकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। दीप्ति खुशी से उसे हग कर लेती है, जिसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। तभी दीप्ति की नजर आइसक्रीम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो आदर्श से बोलती है। आदर्श गाड़ी रोको, मुझे आइसक्रीम खानी है। अभी? पर अभी हमें जल्दी से घर जाना है, भाभी ने जल्दी आने को बोला है। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी अब। दीप्ति उससे नाराज हो जाती है। आदर्श उसको नाराज देखकर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। कुछ देर में दोनों घर जाते हैं, जहाँ जाते ही दीप्ति सबसे पहले अपनी बहन के गले लगती है और सब रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर दीप्ति सबसे पहले मौका देखकर आदर्श को मिस कॉल मारती है। उसकी मिस कॉल देखकर आदर्श कंबल ओढ़कर उसे कॉल करता है और उससे बोलता है। हाँ जी, क्यों मिस कॉल मारकर मिस करती हो या बैलेंस चेक करती हो? ओ हेलो, मैं ना तुम्हें मिस कर रही हूँ और ना ही बैलेंस चेक कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें उठा रही हूँ। आज तुम्हारी बहन की शादी है और जीजाजी तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, इसीलिए जल्दी से उठ जाओ। मेरा बड़ा भाई तुम्हारा जेठ है और आरती की शादी के बाद हमारा ही नंबर है, फिर देखना तुम्हें हमेशा के लिए मेरा होकर रहना पड़ेगा। आदर्श दीप्ति से बात कर ही रहा होता है, तभी अंकिता उसके रूम में आती है और उसको दीप्ति से बात करते देख लेती है। तो वहीं दीप्ति आदर्श को उठाने के लिए उसके रूम के पास जाती है, पर अपनी बहन को देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। वो आदर्श को अंकिता के बारे में बताने ही वाली होती है, तभी अंकिता आदर्श का फोन छीन लेती है और जूती निकालती हुई उससे बोलती है। रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। मेरे सामने ही मेरी बहन से बात की जा रही है, तुम्हें कोई दूसरी लड़की नहीं मिली, नालायक। अपनी भाभी को देखकर आदर्श वहाँ से भागने लगता है, पर अंकिता उसे पकड़ लेती है और अपनी जूती पहनकर उसके कान मोड़ती है और उससे बोलती है। हाँ, क्या चल रहा है यहाँ? बहुत कर ली आशिकी, अब मैं बताती हूँ तुम दोनों को कि आशिकी कैसे की जाती है। ओह भाभी जी, पहले मेरी बात तो सुन लो। बोलो, क्या बोलना है? गल सुन पर जाइए मेरी कान करके, तेरी पेकिया दा केस मेरी अक फड़के, भाभी तेरी भैन मिस काला मार दी, पिछो कड्डी ना कसूर फिर वैली दियोरदा। रुको, मैं अभी दीप्ति को बुलाकर उससे ही सारा सच पूछती हूँ कि आखिर सच है क्या। अंकिता दीप्ति को बुलाकर उससे सारी बात पूछती है। दीप्ति भी अपनी बहन को अपने और आदर्श के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है, जिसे जानकर अंकिता उससे बोलती है। अच्छा, तो ये बात है, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर ही लगी है। वही तो भाभी, तभी तो बोल रहा हूँ, आप भी मान जाओ और भैया को भी मना लो प्लीज। प्लीज दीदी। पर तुम दोनों मुझे ये बात पहले बता देते तो ज्यादा अच्छा होता, तुम्हें यूँ छुप छुप कर मिलना नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है दीदी कि आपको हमारे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आई लव यू दी, आप दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। पर इसके लिए पहले तुम दोनों को मेरे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी होगी। दीप्ति और आदर्श उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, पर अंकिता बिना कुछ बोले वहाँ से मुस्कुरा के चली जाती है। और आरती की शादी होने के बाद वो अपने पति और आदर्श के साथ में अपनी बहन का हाथ मांगने अपने घर आती है और कुछ ही दिनों में दीप्ति को दुल्हन के रूप में सजाकर अपने घर ले आती है।
जिसके बाद दोनों बहनें मिलकर ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है। जोया अपनी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाते हुए रास्ते में खुद से बोलती है, वाहेगुरु, अगर आज मीटिंग अच्छे से हो गई और हमारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिल गया ना, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कुछ ही देर में जोया माइकलसन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में पहुंच जाती है, जहां उसकी मीटिंग बहुत अच्छी होती है और साथ ही उसे प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। लेकिन उस कंपनी की एक कंडीशन होती है कि जोया को ये प्रोजेक्ट उन्हीं के साथ उनकी कंपनी में रहकर करना होगा। उनकी ये कंडीशन मानकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, जहां उसके बॉस उसे बधाई देते हैं और अगले दिन जोया अपने नए ऑफिस जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी टक्कर एक कार से होती है और वो गिर जाती है। तभी कार में से एक हैंडसम सा लड़का फॉर्मल पहने निकलता है, जिसे देखकर जोया बोलती है, डिसअपॉइंटेड। एक्सक्यूज मी। यस, क्योंकि आप मुझे मारना चाहते थे और वो तो हो नहीं पाया। सॉरी। आपको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है तो क्यों चलाते हैं? आपको सड़क पर चलने की तमीज नहीं है तो घर पर क्यों नहीं रहती आप? आपको बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश क्यों नहीं रहते आप? आज तक मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की। तभी इतने बदतमीज हैं आप। अब हटिए, मुझे जाने दीजिए। तो जाइए, रोका किसने है? सारा मूड खराब कर दिया। कुछ ही देर में जोया अपने नए ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी टीम के लोग उसका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर अंदर जाते हैं। कुछ ही देर बाद में जोया पानी पीने के लिए बाहर आती है, तो उसकी टक्कर फिर से उसी लड़के से हो जाती है, जिससे वो रास्ते में आते हुए टकराई थी। तो वो उससे बोलती है, व्हाट? ओह गॉड, ये इंसान फिर से। हे प्लीज साइड, मुझे और भी बहुत काम है। कितना बदतमीज इंसान है, पता नहीं इसका बॉस इसे कैसे झेलता होगा। जोया पानी लेकर वापस जाती है, तो कंपनी का मैनेजर उसे बोलता है, चलिए आप सभी को मैं मिस्टर माइकलसन से मिलवा देता हूँ, क्योंकि आगे आप सभी उन्हें रिपोर्ट करेंगे। मैनेजर उन्हें क्लॉस के कैबिन में लेकर जाता है, जहां जोया उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये तो वही लड़का था जो आज सुबह से उसे 2 बार टकरा चुका था। तभी मैनेजर बोलता है, मिस जोया, ये है मिस्टर क्लोस माइकलसन, और सर ये है मिस जोया, फैशन हब की सीनियर डिजाइनर और इस प्रोजेक्ट की हेड। हेलो मिस जोया। हेलो। वाहेगुरु जी, ये मैंने क्या कर दिया? जिसके साथ काम करना है उसी से पंगा ले लिया। खैर, अब जो होना था हो गया। ये खुद भी तो इतना खड़ूस है, आप बस संभाल लेना। ओह गॉड, अब इस जाहिल लड़की से डील करना पड़ेगा। कुछ कहा आपने? नहीं तो। इस तरह वो दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए नफरत लिए काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से इतनी ज्यादा अलग थी कि रोज हर बात पर उनकी नोक-झोंक होती रहती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन ड्रेस कलेक्शन के फाइनल कलर्स और डिजाइन सिलेक्ट करने होते हैं, तो एक एम्प्लॉय उन दोनों के पास में फाइल लेकर आती है और कहती है, सर एंड मैम, ये फाइनल डिजाइन एंड कलर्स आ गए हैं। आप दोनों एक बार इसे देखकर फाइनल कर दीजिए। ओके, ये बहुत डार्क है और ये ट्रेंड में भी चल रहा है। ये वाला भी कुछ खास नहीं है। कोई और डिजाइन है आपके पास या सब कुछ बकवास ही है? एक्सक्यूज मी, ये आप क्या बोले जा रहे हैं? जो सच है वही बोल रहा हूँ, और जब मुझे ही पसंद नहीं आया तो बाकियों की तो बात रहने ही दो। देखिए, आपको कलर्स और डिजाइन की कोई नॉलेज नहीं है, तो आप अपने सजेशन अपने पास ही रखो। व्हाट? मेरी कंपनी में खड़े होकर मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, अब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप ये सब छोड़िए और एक काम कीजिए, ये डिजाइन्स और कलर्स को चेंज करें, क्योंकि आपके पास सिर्फ अब 2 दिन है। अगर आपसे नहीं हुआ तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को देना होगा। ऐसे कैसे? आपके मन में जो आएगा वो करेंगे। तो मैं भी वादा करती हूँ, 2 दिन में ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करके दूंगी जो किसी ने भी कभी नहीं देखी होगी। इतना कहकर जोया वहाँ से चली जाती है और 2 दिन बाद जब वो आकर अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसे यूनिक डिजाइन और कलर्स के बारे में सोचा भी नहीं था। जिसके बाद वो लोग शो के लिए गोवा जाते हैं, जहां बहुत ही अच्छे तरीके से फैशन शो पूरा होता है। इसी के साथ साथ सभी लोग जोया की बहुत तारीफ करते हैं। तभी शो खत्म होने के बाद जब शाम को क्लोज गोवा के बीच में घूम रहा होता है, तो जोया उसके पास जाकर बोलती है, हेलो मिस्टर क्लोज,
यस मिस जोया, बोलिए। वो मुझे आपसे वो आई एम सॉरी। सॉरी? पर वो किस लिए? वो मैंने इतने टाइम से काफी रूडली बात की इसलिए। ओह, इट्स ओके। लेकिन वैसे मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वैसे आप एक बात बताइए कि आप हंसते क्यों नहीं? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि आप हमेशा एंग्री मैन बने रहते हैं। स्माइल भी कर लिया कीजिए। रुकिए मैं दिखाती हूँ। ऐसे देखो कितने अच्छे लग रहे हो स्माइल करते हुए। अच्छा, तो आप बताइए कुछ अपने बारे में। मेरा तो बस एक ही सपना है, दुनिया देखना। वैसे भी 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे शादी, 30 पे बच्चे, 60 तक आते आते रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ मैं नहीं जीना चाहती। मैं तो चाहती हूँ मेरी लाइफ का हर दिन धमाकेदार हो। तभी क्लॉस को उसका मैनेजर आवाज लगाकर बुला लेता है और जोया भी अपने रूम में चली जाती है। रात को जब जोया बीच पर घूम रही होती है तो क्लॉस उसे देखकर उसके पास जाता है, जहां दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ घूमते हैं। तभी क्लॉस जोया से बोलता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नो। वैसे तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? ये कैसा क्वेश्चन है? मेरा कोई टाइप नहीं है। ओ कम ऑन, सबका टाइप होता है, क्योंकि मुझे पता है जिस लड़के को साल में सिर्फ कुछ छुट्टियां मिलती हो, जो सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचता हो और पैसों के पीछे भागता हो, वो तुम्हारे टाइप का हो ही नहीं सकता। वो किसी के भी टाइप का नहीं हो सकता। टाइम ही नहीं है उसके पास, बिल्कुल गुलाम। और करियर के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन सिर्फ करियर इज नॉट अ गुड थिंग। और रही बात पैसों की, तो वो आप हैं जो सारा दिन बस काम और पैसा करते हैं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, सो डोंट जज मी। हे, मैं आपको जज नहीं कर रही, बस बता रही हूँ कि सिर्फ पैसों के पीछे भागने से क्या आपको सच में खुशी मिलती है? क्या जब आप एक बहुत बड़ी डील क्रैक करते हैं तो क्या आपको एक्चुअल में खुशी का एहसास होता है? नहीं ना। तो आप उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे आपको सच में अंदर से खुशी की फीलिंग होती है और जिनसे आप सच में खुश होते हैं। ओके, ये तो मेरी बात हुई। तुम बताओ, तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है? मेरे नाम का मतलब लाइफ है, तो मुझे लाइफ के हर पल को खुलकर एंजॉय करना है। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। इतना कहकर जोया वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो दोनों एक साथ गोवा घूमने जाते हैं। जो कुछ भी क्लॉस ने अपनी लाइफ में मिस किया था, वो सब कुछ वो जोया के साथ एंजॉय करता है। क्लॉस की जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसा दिन नहीं आया था जब उसने ये फील किया हो। इतना ही नहीं, इसी बीच क्लॉस को जोया से प्यार हो जाता है। अगले दिन जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो उससे पहले क्लॉस जोया को फिर से बीच पर मिलने बुलाता है, जहां वो उससे बोलता है, जोया, तुम्हारे साथ बिताए हुए ये पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये सारे मोमेंट्स और तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जोया। आई लव यू। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? क्योंकि इस जवानी में तुम मेरी दीवानगी बन गई हो। यस क्लोज, आई लव यू टू। और ये जवानी तो है दीवानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लल्लू लाल की शादी किंजल नाम की बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की से हुई थी। ऐसे ही एक दिन पति काम पर जा रहा होता है, तभी किंजल उसे बोलती है, सुनिए जी, जरा बाहर से आते वक्त ना हींग की डब्बी लेते आना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ले आऊंगा। लल्लू किंजल की बात सुनकर अपने काम पर चला जाता है। वहीं कमरे के बाहर सोमवती दोनों की बात सुनकर चिंता करते हुए मन में बोलती है, हे भगवान, बहू ने मेरे भोले भाले बेटे से क्या काम करवा दिया। अब वो पता नहीं क्या करके आएगा। कुछ देर बाद में लल्लू अपने सेठ की सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां वो काम किया करता था। तभी वहां उसका सेठ आकर उसे बोलता है, आ गया लल्लू लाल, अब तू जल्दी से सफाई कर दे यहाँ की, ग्राहक आने वाले हैं, सवेरे का टाइम है। जी सेठ जी। लल्लू अपने सेठ की बात सुनकर साफ सफाई करने लगता है। सेठ लल्लू लाल की बेवकूफ वाली हरकतों को भली भांति जानता था। दोपहर का समय था। अचानक से ही साथ वाली दुकान पर चोर घुस जाते हैं और ये बात सेठ को पता चलती है, जिसके बाद वो जल्दी से जाकर लल्लू लाल से बोलता है, अरे लल्लू लाल, ओ लल्लू लाल,
जल्दी से इधर आ, बहुत जरूरी बात बतानी है तुझे। जी सेठ जी, कहिए क्या बात है। अरे साथ वाली दुकान में चोर घुस आए हैं, इससे पहले वो हमारी दुकान साफ करे। अबे तू कर दे। पर सेठ जी, साफ करना तो अच्छी बात होती है, मैं करूं या वो करे? आपका काम तो फ्री हो जाएगा ना। अबे लुटवाएगा क्या मेरी दुकान को? जा जल्दी जाकर काम खत्म कर। पता नहीं सेठ जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, भला साफ करने से दुकान कैसे लुटेगी? खैर जल्दी से जाकर साफ कर लेता हूँ, वरना सेठ जी गुस्सा करेंगे। इतना बोलकर वो सारे नेकलेस को एक कपड़ा लेकर साफ करने लग जाता है। तभी सेठ बाहर से आता है और देखता है कि लल्लू ने एक भी नेकलेस को अंदर छुपाकर नहीं रखा है, बल्कि इसकी साफ सफाई कर रहा है। ये देखकर वो उस पर गुस्सा करता है और इतने में ही 2 चोर नकली बंदूक लेकर दुकान में आते हैं और बेशकीमती हार चुरा कर ले जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। उन सब के बाद में सेठ गुस्सा करते हुए लल्लू लाल से बोलता है, अरे कम बखत बेवकूफ लल्लू लाल कहीं के, सही नाम रखा है मैंने तेरा, तू निकम्मा है निकम्मा। अरे तूने तो मेरी पूरी दुकान ही लुटवा दी रे। अरे इतनी देर पहले बताया था कि चोर आने वाले हैं, हटा ले सारा सामान। लेकिन तूने नहीं सुनी मेरी बात, मेरा लाखों रुपए का घाटा करवा दिया तूने। अरे अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, अब ये पैसे कौन भरेगा? सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि चोर के साफ करने से पहले मैं साफ कर लूं, इसलिए मैं तुरंत साफ करने लग गया था। सेठ जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे जानता हूँ तुझ जैसे निकम्मे को कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। अरे पैसे जोड़ना तो दूर की बात, तू नुकसान करवाएगा वो अलग। अरे सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आपने वो सामान उठाकर रखने को कहा था। अबे मेरा दिमाग मत खाब, निकल यहाँ से और चला जा। सेठ जी, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? मैंने तो आपके साथ जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अरे तुझे निकाल नहीं रहा, घर जाने को कहा था। पर सुन, पास वाली टपरी से मेरे लिए एक शुगर फ्री चाय ले आ। शुगर का मतलब पता है ना मेरे बाप, चीनी चीनी। हाँ हाँ सेठ जी, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं फटाफट जाके आपकी शुगर फ्री चाय लेकर आता हूँ। इतना बोलकर लल्लू पास वाली टपरी पर पहुँच जाता है और सेठ की बात को याद करते हुए सोचता है, सेठ जी ने शुगर फ्री चाय बोली थी, यानी चीनी तो फ्री लेनी पड़ेगी। अरे भैया सुनिए, जरा एक कप चाय पैक कर देना। लल्लू लाल चाय वाले से चाय के साथ थोड़ी सी चीनी फ्री में ले लेता है और उसे अपने सेठ के चाय के कप में मिला देता है, जिसके बाद वो चाय और मीठी हो जाती है। जिसके बाद वो ले जाकर उस चाय को अपने सेठ को देता है, जिसे पीकर उसका सेठ गुस्से में बोलता है, अरे लल्लू, ये क्या है इतनी मीठी चाय? अबे तुझे शुगर फ्री चाय लाने को कहा था और तू तो चाशनी में डुबो कर ले आया। अबे नाच पीटे लल्लू, दफा हो जा यहाँ से। माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने तो आपकी बात मानी थी। अबे जाता है कि दुकान के नीचे। डरकर लल्लू लाल आगे भाग जाता है। तब उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है। तभी वो पास की दुकान पर जाता है और बोलता है, भाई साहब जरा एक हींग की डिब्बी देना। ये लो। अरे ये तो भरी हुई है। ये ऐसे ही आती है भरकर। लल्लू लाल उसे पैसे देकर आ जाता है और रास्ते में बोलता है, अरे किंजल ने तो हींग की डिब्बी मंगवाई थी, पर इसमें तो हींग भी है। अब इसका क्या करूं? एक काम करता हूं, ये हींग फेंक देता हूं और डिब्बी किंजल को दे दूंगा। लल्लू लाल घर जाता है और अपनी बीवी को हींग की डब्बी देते हुए बोलता है, ये लो। अरे ये तो खाली डब्बी है, इसके अंदर की हींग कहाँ चली गई? अरे तुमने ही तो कहा था कि हींग की डिब्बी ले आना। इसके अंदर की हींग आई थी, लेकिन मैंने फेंक दी। पहले बताती कि तुम्हें अंदर वाली हींग चाहिए तो मैं डिब्बी फेंक देता और हींग ले आता। अरे बहू, क्यों मेरे भोले भाले बेटे को सुनाई जा रही है? तुझे कितनी बार कहा है कि इससे कोई काम मत करवाया कर। हाँ माँ जी, मैं तो आपके लाडले बेटे के बारे में भूल ही गई थी। ये बोलकर वो दोबारा से सब्जी बनाकर खाना तैयार करती है, जिसके बाद सब खाना खा लेते हैं और रात को किंजल
अपने पति से सोते वक्त बोलती है। अरे लल्लू जी, आपको पता है कल पीछे वाली गली में चोर आ गए थे, काफी सामान चुरा के ले गए हैं। आप अपने घर का ध्यान रखना, कहीं यहाँ ना आ जाए। उसी रात अचानक से 2 चोर लल्लू के घर आ जाते हैं और बड़ी सफाई के साथ सारा सामान चोरी कर लेते हैं। तभी वहाँ लल्लू लाल आता है और उनसे बोलता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो, हम चोरी कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, कर लो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इस तरह चोर सारी कीमती चीजों को और पैसों को चुरा कर ले जाते हैं और लल्लू लाल बड़े आराम से कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह उठकर किंजल घर का हाल देखती है तो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सास सोमवती भी वहाँ आती है और बोलती है, अरे बहू, क्यों सुबह सुबह चिल्लाकर कान के पर्दे फाड़ रही है? अरे माँ जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, घर से सारे गहने पैसे चोरी हो गए। लल्लू जी, मैंने आपको कहा था ना कि घर का ध्यान रखना, कहाँ थे आप? अरे देख ही तो रहा था, रात को 2 चोर आए थे। मैंने पूछा उनसे, भाई क्या कर रहे हो? तो मेरे को चुप होने के लिए बोल दिया, मैं चुप हो गया। अरे वो चोरी कर रहे थे और आपने उन्हें चोरी करने दी। कम से कम मुझे और माँ जी को तो बता देते। अरे तुम बताने को कहती तभी तो बताता ना तुम्हें। तुमने बस देखने को कहा था तो मैं देख रहा था। लल्लू जी, इस बार तो आपने हद ही कर दी। अरे घर की सारी कीमती चीजें चोरी करवा दी। निकल जाइए इस घर से, यही है आपकी सजा। पर मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, लेकिन जब तक समझदार नहीं हो जाते ना, इस घर में वापस मत आना। आपको 1-1 रुपए की कीमत जब समझ आ जाएगी ना, तब हमारे पास वापस आ जाना। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। अपनी पत्नी और माँ की कड़वी बातें सुनकर लल्लू लाल घर से निकल जाता है और एक नदी के किनारे जाकर सोचकर रोने लगता है। तभी पास बैठे एक बूढ़े को हार्ट अटैक आता है। लल्लू उसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाता है और अपने मेहनत करके कमाए पैसे वो डॉक्टर को देता है ताकि उस बूढ़े इंसान का इलाज हो सके। अगले दिन उस बूढ़े व्यक्ति को होश आता है और वो बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, पर तुम दुखी क्यों हो? लल्लू उसे अपनी सारी बातें बता देता है और वो बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत ही अमीर और समझदार था, वो लल्लू को समझता है और उससे छोटे छोटे काम करवाकर उसे हर बात की सीख देता है। देखते ही देखते 8 महीने बीत जाते हैं और अब लल्लू लाल पूरी तरह से समझदार हो जाता है। इस तरह लल्लू अपने घर लौटकर वापस आता है, जहां उसकी पत्नी उसके घर के अंदर आने से पहले कुछ सवाल जवाब करती है, जिसके सारे जवाब लल्लू सही सही देता है और उसके बाद दोनों खुश होकर उसे अपने घर के अंदर बुला लेती हैं और उसके बाद से लल्लू खुशी खुशी रहने लगता है।